यस स्टूडेंट्स, अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सत्रों में आप हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का भक्ति काल पढ़ चुके हैं। आपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी पढ़ा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हिंदी अनिवार्य के छात्रों के तृतीय सत्र में हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का रीतिकाल आप पढ़ेंगे। इससे पहले रीतिकाल के बारे में आपने सिर्फ इतना ही जाना है कि हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है उसके दो भाग किए जाते हैं, हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का नाम दिया है। हिंदी साहित्य के मुख्य तौर से, जैसे आपको पता ही है, यह आप पढ़ चुके हैं कि 3 भाग हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उन्हें मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का अर्थ होता है मध्यकाल का शुरुआती समय, आरंभिक समय, ठीक है। और उत्तर मध्यकाल का होता है कि मध्यकाल का बाद का समय, उत्तर का समय, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, भक्ति काल के नाम से हम जानते हैं, जबकि उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। तो जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे, इसका हिंदी साहित्य का रीतिकाल, तो रीतिकाल के अंतर्गत आप कुछ प्रश्न तैयार करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे कि नामकरण है, इसमें परिस्थितियाँ कैसी थी, इसके बाद इसके आगे और कितने भाग हैं, उनकी विशेषताएं कैसी हैं, इसकी प्रवृत्तियाँ कैसे, इस तरह के प्रश्न आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल का नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का नामकरण। जब आपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ा था तब आपको बताया गया था कि संवत 1700 से 1900 तक का जो कालखंड है, समय है, इसको हम रीतिकाल नाम से जानते हैं, रीतिकाल कहा गया है। आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि मध्यकाल को जिन 2 कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को जहाँ हम भक्ति काल कहते हैं, वहाँ उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें रीतिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए कि किस किस ने रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया है। जैसे रीतिकाल को एक नाम दिया गया है अलंकृत काल, और यह नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया है? रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। इसी तरह से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। अब हम इसके तर्क के बारे में पढ़ेंगे कि मान लो मैं मेरी कोई बात कहती हूँ कि यह बात इस तरह से होनी चाहिए, तो मैं उसके पीछे एक तर्क देती हूँ। तर्क देने का अर्थ क्या है? मैं उसका कारण बताती हूँ कि मैं यह बात क्यों कह रही हूँ। जैसे कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है, तो वो इसके पीछे कारण बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि हमने इसको अलंकृत काल क्यों दिया है। तो उनका क्या तर्क है, उनका क्या आप कह सकते उदाहरण है, क्या कारण बताते हैं कि इस काल में जो कविता थी उसको अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया था। कविता को अलंकृत करने का आधार क्या है, यह आपको पहले भी कई बार जब आपने अलंकार पढ़े होंगे तो उसमें जाना होगा कि अलम करोति इति अलंकार है। जो अलंकृत करे उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की सुंदरता जो है आभूषणों से बढ़ती है, ऐसे ही जो कविता का सौंदर्य है वह किससे बढ़ता है? अलंकारों से। तो इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है। कविता को सजाने संवारने के लिए, कविता को अलंकृत करने के लिए कवियों ने अलंकारों का प्रयोग ज्यादा किया है। इसलिए मिश्र बंधुओं ने यह तर्क दिया कि इस काल को अलंकृत काल कहा जाना चाहिए। किंतु इस काल में कई लक्षण ग्रंथों की रचना भी हुई।
और इसका मतलब देखो इसमें क्या आप सीखेंगे बेटा, कि जैसे एक कवि ने इसका नाम जो दिया उसके पक्ष में तर्क दे दिया, फिर जो आलोचक होते हैं वो इसको बताते हैं कि यह नाम किस लिए सही नहीं है। देखो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल के पक्ष में क्या तर्क दिया कि इसमें कविता को अलंकृत किया गया, ज्यादा बल इस पर दिया गया इसलिए। पर जो आलोचक हैं उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर लक्षण ग्रंथों की भी रचना हुई, अर्थात ऐसे ग्रंथ जिसमें कविता के लक्षण है, काव्यांग निरूपण है, इसीलिए इसको सिर्फ अलंकारों की बहुलता के कारण, अलंकार अधिक प्रयोग करने के कारण इसे हम अलंकृत काल नहीं कह सकते। और कवि ने लिख दिया कि इसलिए यह नाम समीचीन नहीं है। समीचीन शब्द का अर्थ है कि उपयुक्त नहीं है। अलंकृत काल कहा तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही विशेषता के आधार पर अलंकृत काल कहना सही नहीं है, समीचीन नहीं है। इसमें इस युग की रचनाओं में और भी गुण थे, उन गुणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। श्रृंगार काल फिर किस कवि ने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। उन्होंने क्या कहा कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, अर्थात इस युग में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो ज्यादातर श्रृंगार रस से ओतप्रोत थी। श्रृंगारिक रचनाएं इस युग में लिखी गई। इस युग की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति का अर्थ है विशेषता। इस युग के मुख्य विशेषता क्या थी? श्रृंगारिक रचनाएं, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात कह दी कि भी श्रृंगारिक रचनाएं थी इसलिए हम इसको श्रृंगार काल कहते हैं। लेकिन उन्होंने फिर इसकी और जो विशेषताएं थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आलोचक क्या कह रहे हैं कि किंतु श्रृंगारिक कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीति काल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता। संपूर्ण कविता के बोध का अर्थ क्या है कि रीति काल की कविता में जो 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 विशेषताएं थी, सिर्फ अलंकृत काल कहने से, सिर्फ श्रृंगार काल कहने से उस सारी विशेषताओं का पता नहीं चलता जो रीति काल की कविता में है। इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाना सही नहीं है। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। कि अर्थात जो रीति काल की मुख्य विशेषताएं हैं, काव्यांग निरूपण है, काव्यांग निरूपण की चर्चा करने में जो कवि थे उन्हें बड़ा आनंद आता था, अर्थात वे शिक्षक की भूमिका भी निभाते थे, दूसरों को यह गुण भी सिखाते थे जो रीति काल की कविता में होना चाहिए। रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। अब जो इसका नाम रीति काल रखा गया है, इसके लिए किसने रखा है यह नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बारे में तर्क दे रहे हैं कि रीति काल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। इससे पहले भी जो आप भक्ति काल आदि पढ़ गए हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल हैं उनका नाम उसकी मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर रखा है। और इस रीति काल का नाम रीति काल रखने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया है कि मुख्य जो प्रवृत्ति थी, इसमें अन्य विशेषताएं भी थी, श्रृंगार निरूपण है, अलंकार निरूपण है, ठीक है, लेकिन उसमें जो मुख्य विशेषता थी, ज्यादातर कवियों की ज्यादातर कविताओं में जो मुख्य विशेषता थी वो थी रीति निरूपण। इस युग के सारे ग्रंथ रीति ग्रंथ ही है। रीति की प्रधानता होने के कारण इस काल का नाम रीति काल कहा जाना चाहिए। और रीति का से उनका तात्पर्य क्या है? पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण की रीति से है।
रीति का अर्थ क्या है कि एक मुख्य विशेष रीति या एक नीति, एक नियम, जिसे आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, बनाया गया था कि इस नियम के अनुसार, इस पद्धति, इस शैली के अनुसार ही काव्यांग निरूपण किया जाएगा, काव्य का निर्माण किया जाएगा। और वह रीति इस ग्रंथ की, इस रीति काल के ग्रंथों की मुख्य और प्रधान विशेषता है, इसलिए इसका नाम रीति काल रखा जाना चाहिए। रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि कृत, चिंतामणि क्या है? कवि का नाम है, और उनकी मुख्य रचना है रस विलास। और मतीराम कृत, मतीराम कौन है? एक कवि है, और उनकी रचना का नाम है रसराज से माना जाता है। यद्यपि इनकी रचना 1633 ईस्वी की है तथा रीति काल के अंतिम कवि हैं ग्वाल कवि, जिनकी रचना 1853 ईस्वी के आसपास की है। निष्कर्ष रूप में कहा जाता है किसी काल का प्रारंभ एक निश्चित तिथि से मानकर एक निश्चित तिथि पर उसे समाप्त मान लेना तर्क संगत नहीं है। हम सिर्फ समय के आधार पर किसी काल की रचनाओं को नहीं तोल सकते, उसमें समय के साथ साथ उन रचनाओं में जो उस काल के गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, बहुत कुछ शामिल हो जाता है। वैसे मोटे तौर पर जो है इन्होंने बताया है कि चिंतामणि जी की रस विलास और मतीराम जी की रसराज से रीति काल का आरंभ माना जाता है। अर्थात रीति काल की शुरुआत, रीति ग्रंथों को लिखने की शुरुआत हो गई थी, और फिर वह धीरे धीरे जो है, जो रीति काल की संपूर्ण विशेषताओं के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए थे, वो लगभग 1700 ईस्वी के आसपास शुरू हो गए थे और 1900 तक ये माने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मोटे तौर पर रीति काल का जो समय सीमा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1700 से संवत 1900 तक मानी है। और इसमें जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें प्रधान विशेषता जो थी वो रीति निरूपण है। इसीलिए रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नाम रीति काल ही कहा जाता है। वैसे किसी भी काल के नामकरण के विषय में विद्वानों में हमेशा मतभेद रहते ही हैं, लेकिन अगर हम यह कहें कि ज़्यादा विशेषताओं के आधार पर इसी का नाम रीति काल मान लिया जाए तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। कवियों का इसके प्रति यह जो मत है वो इसी तरह का ही है कि इसका नाम रीति काल होना चाहिए। इस प्रकार से आप रीति काल के नामकरण का प्रश्न तैयार करेंगे।